हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने सेल बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस को कवर किया था, तो हम आज उसी सीरीज़ को आगे करने वाले हैं। उसी सीरीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस। आज का प्रैक्टिस पेज इज़ अबाउट बायोलॉजी एंड सेल ऑर्गेनल्स। ये टॉपिक काफ़ी अच्छा टॉपिक है जो काफ़ी अच्छी वेटेज रखता है एमएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में, एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक भी कह सकते हैं हम इसे। लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन्स पे देख सकते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा, विच स्ट्रक्चर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर राइबोसोम बायोजेनेसिस। ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द राइबोसोम बायोजेनेसिस, मतलब फॉर्मेशन। बायोजेनेसिस का मतलब है यहाँ बायोजेनेसिस का क्या मतलब है, मतलब फॉर्मेशन। ओके, जो स्ट्रक्चर हमारे सेल के अंदर होता है जो राइबोसोम का फॉर्मेशन करवाने में रिस्पॉन्सिबल होता है, तो वह कौन सा होता है? न्यूक्लियर एनवेलप, क्रोमेटिन, न्यूक्लियोलस या फिर सेंट्रोसोम। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, न्यूक्लियोलस। Next question. The nuclear pore complex primarily function in DNA replication, protein synthesis, selective transport between nucleus and cytoplasm और ATP production। तो हमारा जो न्यूक्लियर पोर होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, उसका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? जैसे कि हम सभी जानते हैं न्यूक्लियस का कैसा स्ट्रक्चर होता है, जो इसकी मेम्ब्रेन होती है वो कंटिन्यूस नहीं होती। कंटिन्यूस मतलब कहीं कहीं से इसमें गैप्स प्रेजेंट होते हैं जो कंटेन करते हैं न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्सेस को। देयर आर लाइक स्मॉल पोर्स बिटवीन द मेम्ब्रेन। और यही हमसे पूछा जा रहा है कि इन पोर्स का काम क्या होता है, प्राइमरी फंक्शन क्या होता है। सो इट्स फंक्शन इज़ टू ट्रांसपोर्ट मटेरियल बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के जो अंदर मटेरियल है हमारा क्रोमेटिन और जो भी फ्लूइड प्रेजेंट है, और जो सेल के बाहर फ्लूइड प्रेजेंट होता है हमारा साइटोप्लाज्म, साइटोसोल होता है, उन दोनों के बीच में इंट्रैक्शन के लिए क्या होते हैं, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, selective transport between nucleus and cytoplasm. Next question. Euchromatin is characterized by highly condensed DNA, transcriptionally inactive DNA, loosely packed transcriptionally active DNA, DNA lacking histone. So there are two types of chromatin, euchromatin and heterochromatin. So काफ़ी बार स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं जो ट्रिक यूज़ करती हूँ इन्हें डिफ्रेंशिएट करने में, यू क्रोमेटिन से हम यू उठाएंगे। यू मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट आवर सेल्फ, और एंड लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट यू आर हाउ यू आर इन पर्सनैलिटी। यू आर ऑलवेज एक्टिव एंड यू आर नॉट टाइटली बाउंड इन द एनवायरनमेंट। यू आर फ्री सोल, यू आर लूजली पैक्ड एंड यू आर एक्टिव ऑल द डे। हम इस एज में हम एक्टिव होते हैं पूरे दिन के लिए। तो यू मीन्स आप कैसे हो, एक्टिव और लूजली पैक्ड हो, फ्री सोल है एक तरह से इन्वायरमेंट में। तो ऐसे ही यूक्रोमेटिन होता है, काफ़ी एक्टिव होता है और लूजली बाइंड होता है, या फिर पैक्ड स्ट्रक्चर होता है, उसका काफ़ी लूज स्ट्रक्चर होता है। सो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, लूजली पैक्ड एंड ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव DNA। नेक्स्ट क्वेश्चन. हेट्रोक्रोमेटिन इज जनरली जीन रिच, हाईली ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, highly condensed and inactive, located only in prokaryotes. तो अभी हमने ऊपर यूक्रोमेटिन के बारे में पढ़ा, वो लूजली पैक्ड और एक्टिव है, तो ये उसका अपोजिट ही होगा हमेशा, दैट वुड बी हाईली कंडेंस्ड एंड इनएक्टिव। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर
सी। विच हिस्टोन इज़ नॉट पार्ट ऑफ न्यूक्लियोसोम कोर। सो हमारा जो न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। सो इसमें से हमें पूछा जा रहा है कौन सा हिस्टोन नहीं है पार्ट न्यूक्लियोसोम कोर का। द मीन्स दे आर सेइंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसोम दैट इज मेड अप ऑफ लाइक 4 प्रोटीन, दैट इज H2A, H2B, H3 and H4. These are the like 4 different proteins जिससे हमारा हिस्टोन like different हिस्टोन जिससे हमारा न्यूक्लियोसोम कोर बना होता है, स्ट्रक्चर बना होता है, and that is also in shape of, I can show that like octamer होता है, like sorry there are like 4 balls are like this of a stone और इन्हीं के पीछे 4 बॉल्स और होते हैं, ठीक है। आई थिंक यू कैन इमेजिन। सो इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है न्यूक्लियोसोम कोर का, तो इसका आंसर होगा हमारा H1। अब कई बार H1 इज ऑल्सो लाइक अ पार्ट ऑफ लाइक द क्रोमेटिन चेन, ऐसी बात नहीं है कि H1 पार्ट नहीं है। H1 का क्या काम होता है कि जैसे हमारी ये स्ट्रक्चर है क्रोमेटिन का और यहाँ बाउंड होता है हमारा न्यूक्लियोसोम। सो इस थ्रेड को इस न्यूक्लियोसोम से बांधने वाला जो लिंकर है, पहला लिंकर है, हम उसे क्या कहते हैं H1 लिंकर, दैट इज कॉल्ड एज, जो यहाँ लिंकर होता है, जो थ्रेड और न्यूक्लियोसोम को लिंक कर रहा है एक तरह से, यहाँ प्रेजेंट होता है। सो उसे हम क्या कहते हैं H1 लिंकर प्रोटीन। सो H1 का काम होता है पर न्यूक्लियोसोम कोर में काम नहीं होता। तो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन दीज 4। ओके, सो यू विल गेट दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 क्वेश्चन। आर न्यूक्लियोसोम कोर कंटेन्स, जो हमारा न्यूक्लियोसोम कोर होती है वो दैट कंटेन्स 4 हिस्टोन प्रोटीन, 8 हिस्टोन प्रोटीन, 10 हिस्टोन प्रोटीन और 12 हिस्टोन प्रोटीन। सो इसका आंसर काफ़ी स्टूडेंट्स सोचेंगे, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है, 4 हिस्टोन प्रोटीन। जो अभी मैंने ऊपर बताया कि 4 हिस्टोन प्रोटीन कौन से होते हैं, H2A, H2B, H3 एंड H4। सो काफ़ी स्टूडेंट्स यहाँ गलती करके आ सकते हैं, लेकिन इसका आंसर ये नहीं है, क्योंकि अभी मैंने आपको ऊपर बताया था जो न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर होता है वो ऑक्टामर फॉर्म में होता है। ऑक्टा मीन्स 8। सो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 4 न्यूक्लियोसोम आगे प्रेजेंट होते हैं, ऐसे इनके पीछे एग्जैक्टली 4 और प्रेजेंट होते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 8 हिस्टोन प्रोटीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 7, द बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट मेटाफेज क्रोमोसोम, 30 नैनोमीटर फाइबर, न्यूक्लियोसोम कनेक्टेड बाय लिंकर DNA और सेंट्रोमियर। सो बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग स्ट्रक्चर इज हमारा न्यूक्लियोसोम जो कनेक्टेड होता है लिंकर DNA से। सो इसका स्ट्रक्चर हम बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग स्ट्रक्चर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमारा ऐसे स्ट्रिंग प्रेजेंट होती है और जो हमारा इसी में हमारे जो न्यूक्लियोसोम होते हैं, ये ऑक्टामर यूनिट जो हमारी होती है वो ऐसे प्रेजेंट होती है, इनके अटैच होती है एक तरह से साथ में। तो ऐसा स्ट्रक्चर लगता है जैसे धागे में हमने मोती पिरो रखे हो एक तरह से। तो बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग स्ट्रक्चर। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चेंज द कलर ऑफ दिस फॉर यू, जिससे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेजर फंक्शन ऑफ हिस्टोन्स इज, जो हमारे हिस्टोन्स होते हैं उनका मेजर फंक्शन क्या होता है, ATP सिंथेसिस, DNA पैकेजिंग, लिपिड मेटाबॉलिज्म या प्रोटीन डिग्रेडेशन। हिस्टोन्स का मेन फंक्शन फॉर DNA पैकेजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, consecutive heterochromatin is commonly found at telomeres and centromeres, exons only, ribosomes और mitochondria। सो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए,
टीलोमेर एंड सेंट्रोमेर्स पर ही कॉन्जिक्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन फाउंड या मिलता है हमें कॉमनली। फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय एक्टिव क्रोमोसोम, बार बॉडी, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए या फिर प्लाज्मिड डीएनए। जो हमारा फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन है वो बेस्ट रिप्रेजेंट होता है हमारी बार बॉडीज से। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। द फंक्शनल यूनिट ऑफ क्रोमेटिन इज, जो हमारा क्रोमेटिन होता है उसकी फंक्शन यूनिट क्या हो सकती है? अगर हम थोड़ा दिमाग लगाए सोचें इसके बारे में, सो ऐसा स्ट्रक्चर होता है हमारा क्रोमेटिन का जिसमें मेन यूनिट क्या है हमारी, दैट इज़ आर न्यूक्लियोसोम, क्योंकि मेन तो इसी के अंदर प्रेजेंट होता है ना हमारे हिस्टोन प्रोटीन के ऑक्टामर्स। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूक्लियोसोम। ऑपरन कंसेप्ट, ऑपरन का कंसेप्ट था वो किस द्वारा प्रपोज किया गया था? वॉटसन एंड क्रिक, जैकोब एंड मोनार्ड, मेंडल या मोगल? हम बहुत अच्छे से जानते हैं वॉटसन एंड क्रिक ने क्या दिया था हमें, दैट वॉज आर डबल स्टैंडर्ड डीएनए स्ट्रक्चर। मेंडल ने हमें जेनेटिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी एंड मॉर्गन ऑल्सो लाइक डिड द जेनेटिक स्टडी ओनली। सो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जैकोब एंड मोनार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑपरेन इज इंड्यूसिबल? कौन सी ऑपरेन होती है जो इंड्यूसिबल होती है? सो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, लैक ऑपरेन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द लैक ऑपरेन रिप्रेसर बाइंड टू, जो लैक ऑपरेन का रिप्रेसर होता है वो किससे बाइंड करता है? प्रमोटर से, ऑपरेटर से, टर्मिनेटर से या फिर इन्हेंसर से? तो इन्हेंसर टाइप पर टर्म होती नहीं है लैक ऑपरेन में। सो ये ऑप्शन तो लाइक वीक है। अगर कहीं भी आप कभी कंफ्यूज होते हैं तो आप लाइक मेरी तरह ऑप्शन एलिमिनेशन वाली ट्रिक यूज़ करिए। सो इन्हेंसर टाइप थिंग तो कोई होती ही नहीं है, तो ये ऑप्शन तो अपना आप एलिमिनेट हो गया। ठीक है, प्रमोटर, ऑपरेटर, टर्मिनेटर हो गए। अब ये तीन, तो लैक रिप्रेसर है जो वो कहाँ बाइंड हो सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेटर पे। अगर हम ऑपरेटर को ही रिप्रेस कर देंगे, उसी पर रिप्रेसर बाइंड कर देंगे तो लैक ऑपरेन बंद हो जाएगी, है ना, जो ऑपरेट कर रहा है मेन उसे। अगर हम प्रमोटर टर्मिनेटर पे करेंगे तो शायद वो ना करे, लेकिन जो मेन ऑपरेट कर रहा है लैक ऑपरेन को उसी पर हम रिप्रेसर बाइंड कर दे तो इफेक्ट आ सकता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। द ट्रिप्टोफैन ऑपरेन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, जो हमारी ट्रिप्टोफैन ऑपरेन होती है वो किस चीज़ का एग्जाम्पल है? इंड्यूसिबल ऑपरेन, रिप्रेसिबल ऑपरेन, पॉजिटिव रेगुलेशन या कॉन्सिक्यूटिव एक्सप्रेशन? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रिप्रेसिबल ऑपरेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेपिटेटिव डीएनए मेनली कंसिस्ट ऑफ, जो हमारा रेपिटेटिव डीएनए होता है repetitive DNA is mainly consist of, question number 16, repetitive DNA mainly consist of protein coding genes, repeated nucleotide sequence, tRNA और rRNA। सो रिपीटेटिव, इसके क्वेश्चन में हमारा आंसर छुपा हुआ है एक तरह से। रिपीटेटिव डीएनए है तो उसमें रिपीटेड न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होंगे, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। विच डीएनए सीक्वेंस जनरली डज नॉट कोड फॉर प्रोटीन? जो हमारा डीएनए होता है उसमें काफ़ी सारे सीक्वेंस होते हैं, हर सीक्वेंस कोड नहीं करता एक स्पेसिफिक प्रोटीन के लिए। तो वो कौन से सीक्वेंस होते हैं? एक्सॉन, इंट्रॉन, कोडिंग सीक्वेंस और या फिर ORF? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंट्रॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरप्टेड जीन्स कंटेन प्लाज्मिड, इंट्रॉन, ऑपरॉन या राइबोसोम? जो हमारे इंस्ट्रक्टेड जीन्स होते हैं एक तरह से, उनमें क्या प्रेजेंट होता है? प्लाज्मिड नहीं, इंट्रॉन यस, इंट्रॉन्स होते हैं, जो कि अभी हम लोग ऊपर बढ़े ऐसे सीक्वेंस होते हैं जनरली किसी भी प्रोटीन के लिए कोड नहीं करते, तो एक तरह से वो इंटरप्टर का काम कर रहे हैं हमारे जीन्स में। तो इसका आंसर होगा इंट्रॉन्स, ऑप्शन नंबर बी। जीन फैमिलीज अराइज मेनली थ्रू, जीन की जो फैमिलीज होती हैं वो मेनली कैसे अराइज होते हैं? म्यूटेशन से, जीन डुप्लीकेशन से, ट्रांसलेशन से या फिर प्रोटीन डिग्रेडेशन से? जीन की फैमिलीज बनानी है एक तरह से सेम फैमिली में, जैसे हम में सिमिलैरिटी होती है एक फैमिली में, अगर हम एक साथ देखें तो उसके जितने मेम्बर्स होंगे उनमें कुछ ना कुछ
सिमिलैरिटीज़ होती हैं। तो ऐसे जीन की अगर हमें फैमिली बनानी है तो उसमें सिमिलैरिटी होनी चाहिए, तो वो हम उसकी कॉपी या डुप्लीकेट कर ही बना सकते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जीन डुप्लीकेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मल्टी जीन फैमिली? हिस्टोन जीन, ATP, ग्लूकोज या फिर कोलेस्ट्रॉल? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हिस्टोन जीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स आर कॉल्ड इंट्रॉन, जंपिंग जीन, राइबोजाइम्स या फिर ओपेरॉन? सो ट्रांसपोजेबल जीन को हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, मतलब एक जगह से उठा के उन जीन से एलिमेंट को दूसरी जगह हम छोड़ सकें। सो दैट आर जो जंप कर सकें, सो इसका आंसर है जंपिंग जीन्स। बारबरा McClintock डिस्कवर्ड ट्रांसपोन्स इन, जो है साइंटिस्ट थे, इन्हें ट्रांसपोन्स की डिस्कवरी किसमें की थी? वीट, मेज, राइस, अरेबिडोप्सिस? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, दैट इज आर मेज। मेज में की थी इसकी डिस्कवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, DNA ट्रांसपोन्स यूजुअली मूव बाय रोलिंग सर्कल रेप्लिकेशन, कट एंड पेस्ट मैकेनिज्म, बाइनरी फ्यूजन, ट्रांसलेशन? DNA जो ट्रांसपोन्स होती है वो कैसे मूव करती है? रोलिंग सर्कल में, या फिर कट एंड पेस्ट की जा सकती हैं, या फिर बाइनरी फ्यूजन या ट्रांसलेशन? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कट एंड पेस्ट मैकेनिज्म। रेट्रो ट्रांसपोन्स रिक्वायर विच एंजाइम? अब इनके मूवमेंट के लिए कुछ ना कुछ एंजाइम्स तो हमें रिक्वायर होगा, सो दैट वुड बी आर ऑप्शन नंबर बी, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? यूक्रोमेटिन इज जनरली इनएक्टिव, हिस्टोन H1 form the nucleosome core, transposon can change genome organization, introns are translated into proteins. So यूक्रोमेटिन इज इनएक्टिव? नहीं, ये तो गलत है, वो एक्टिव होता है। H1 तो हमारा लिंकर होता है, वो न्यूक्लियोसोम कोर नहीं बनाता। ट्रांसपोन्स कैन चेंज जीनोम ऑर्गेनाइजेशन, यस, क्योंकि इनका ट्रांसपोर्ट हम एक जैसे कट पेस्ट कर सकते हैं तो उससे जीनोम की ऑर्गेनाइजेशन बदली जा सकती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। विच ऑर्गेनल इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल? आई थिंक इसका आंसर सभी को पता होगा, दैट इज आर माइटोकॉन्ड्रियम। ATP is mainly synthesized in which part of mitochondria? अब ATP सिंथेसाइज होता है माइटोकॉन्ड्रिया पर, मेनली किस पार्ट में होता है? सो दैट इज आर इनर मेम्ब्रेन, जिसे हम क्रिस्टे भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंजाइम ऑफ Krebs cycle are primarily located in आउटर मेम्ब्रेन, मैट्रिक्स, क्रिस्टे या फिर साइटोप्लाज्म? ये माइटोकॉन्ड्रिया की बात चल रही है यहाँ पर कि Krebs साइकिल के जो एंजाइम होते हैं वो मेनली माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कहाँ लोकेटेड होते हैं? आउटर मेम्ब्रेन में, मैट्रिक्स में, क्रिस्टे में या फिर साइटोप्लाज्म में? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मैट्रिक्स में। माइटोकॉन्ड्रियल DNA इज, अब हमें पता है माइटोकॉन्ड्रिया एक सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल होती है, एक सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल होती है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब इसके पास सेल्फ DNA होता है अपना। तो वो DNA कैसा होता है? दैट इज ऑलवेज सर्कुलर। तो हमारा जो माइटोकॉन्ड्रियल DNA वो होता है हमेशा सर्कुलर एंड लैक्स हिस्टोन्स। ये नेकेड DNA होता है, पैक्ड नहीं होता हिस्टोन्स की मदद से, बट इट इज़ अ सर्कुलर, इट इज़
कई बार पूछ भी लेते लीनियर है या डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट सपोर्ट द एंडोसिम्बायोट थ्योरी। जो एंडोसिम्बायोट थ्योरी थी उसे कौन सी स्टेटमेंट सपोर्ट करती है? माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन पेप्टिडोग्लाइकन सेल वॉल, नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया पोसेसेस देयर ओन डीएनए एंड 70S राइबोसोम, सो ये हमारा करेक्ट आंसर है। उसके बाद खुद का डीएनए होता है और 70S राइबोसोम भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज मेनली इन्वॉल्व इन, किसका सिंथेसिस करवाता है? आरईआर। पिछली वीडियो में शायद हमने इसके बारे में पढ़ा था, सो इसका करेक्ट आंसर है प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है आरईआर। ऐसे ही एसईआर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? सो इसका करेक्ट आंसर होगा लिपिड। इसमें भी अगर आप कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया आरईआर क्या सिंथेसिस करवा रहा है, एसईआर क्या करवा रहा है, सो देखिए आरईआर जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है दैट इज लाइक दिस। अब इसके ऊपर हमें पता है इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम्स अटैच होते हैं, इसलिए से आरईआर बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। अब राइबोसोम्स का मेन फंक्शन क्या होता है? प्रोटीन की सिंथेसिस, तो इनडायरेक्टली लाइक दे आर कनेक्टेड, सो हमारा आरईआर भी किसकी सिंथेसिस करवाएगा? प्रोटीन की, जैसा आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइबोसोम अटैच टू आरईआर सिंथेसाइज प्रोटीन दैट आर मेनली, अब जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है वो मेनली काम किस में आते हैं? ग्लाइकोलिसिस में, secreted or membrane bound, used only inside nucleus, involved in DNA replication, तो इसका करेंगे secreted और membrane bound, ऑप्शन नंबर बी। विच ऑर्गेनल डिटॉक्सिफाइज ड्रग इन लिवर सेल, अब डिटॉक्सिफिकेशन का किसका काम होता है? गोल्जी, एसईआर, लाइसोसोम्स या फिर क्लोरोप्लास्ट, सो इसका करेक्ट जो हमारा आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी एसईआर का होता है। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आई थिंक स्टार मार्क भी कर सकते हैं। ये क्वेश्चन में काफ़ी स्टूडेंट आई थिंक सो दे कैन गेट स्टक इन दिस क्वेश्चन, सो यू कैन स्टार मार्क इट। Next question, the Golgi apparatus was discovered by Camillo Golgi, Robert Hooke, Rudolf Virchow या फिर एंटोन वॉन लीवेनहुक, सो इसका करेक्ट आंसर है कैमिलियो गोल्जी। द गोल्जी apparatus mainly function in, अब गोल्जी apparatus का मेन फंक्शन क्या होता है? दैट वॉज आवर गिफ्ट शॉप, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था इसके बारे में। और गिफ्ट शॉप में हम गिफ्ट लेके जाते हैं तो क्या होता है, उसे दुकानदार पैक करके देता है, हमें अच्छे से मॉडिफाई उसके ऊपर रिबन्स वगैरह लगा के देता है। तो गोल्जी apparatus भी हमारी गिफ्ट शॉप है, इसके पास वेसिकल्स आएंगे, उससे ये मॉडिफाई करेगा, पैक करेगा। ओके, सो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। द सिक्स्थ फेस ऑफ गोल्जी apparatus इज, ये भी हमने पिछले वीडियो में किया था क्वेश्चन। द सिक्स्थ फेस ऑफ गोल्जी apparatus क्या करता है? यहाँ मैं आपको डायग्राम बना के दिखाती हूँ। सो गोल्जी इज लाइक दिस, इसके दो फेसेस होते हैं, सिस और ट्रांस। दिस इज आवर सिस फेस एंड दिस वन इज ट्रांस फेस। तो सिस फेस से क्या है, जो हमारे ईआर होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ से सब्सटेंस को भेजता है गोल्जी के पास पैकेजिंग के लिए। सो यहाँ सब्सटेंस आएगा एक तरह से, और ट्रांस फेस से क्या होगा, वो अच्छी तरह से पैक होके सब्सटेंस बाहर निकलेगा। सो हमें पता चल रहा है कि सिस फेस क्या करता है, एक तरह से इट इज़ लाइक रिसीविंग वेसिकल्स फ्रॉम ईआर, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऐसे ट्रांस फेस क्या है, रिस्पॉन्सिबल किस चीज़ के लिए? फॉर पैकेजिंग एंड डिस्पैचिंग प्रोटीन्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइसोसोम कंटेन,
जो लाइसोसोम होते हैं उसके अंदर क्या होता है मेनली, इट कंटेन हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। लाइसोसोम्स आर ऑफ्टन कॉल्ड द सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। इसका भी आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, डायरेक्ट टर्म पर बेस्ड है, लाइक सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल आर कॉल्ड लाइसोसोम्स। विच ऑर्गेनल इज प्राइमरी इन्वॉल्व इन इंट्रासेलुलर डाइजेशन। मतलब इंट्रासेलुलर मीन्स इनसाइड द सेल हो रहा है डाइजेशन, हमारी सेल तो इसके अंदर ही डाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है। सो कौन सी ऑर्गेनल अभी हमने ऊपर पढ़ा है, सो दैट इज आर लाइसोसोम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इम्पोर्टेंट फॉर पेरोक्सिसोम्स का इम्पोर्टेंस क्या होती है एक तरह से, प्रोटीन सिंथेसिस, ब्रेकडाउन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, डीएनए रेप्लिकेशन और सेल डिवीजन। तो पेरोक्सिसोम्स का मेन काम क्या होता है, ब्रेकडाउन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ऑप्शन नंबर बी। विच एंजाइम कन्वर्ट हाइड्रोजन पेरोक्साइड इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन, कैटालाइज, अमाइलेज, पेप्सिन या डीएनए पॉलीमरेज। सो कैटालाइज करेक्ट, जैसे ब्रेक डाउन कराए तो कैटालेज, ऑप्शन नंबर ए। लाइसोसोम्स आर स्पेशलाइज्ड पेरोक्सिसोम्स फाउंड इन एनिमल लिवर सेल, जर्मिनेटिंग ऑयल सीड, बैक्टीरिया या फिर फंजाई। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जर्मिनेटिंग ऑयल सीड्स। एंड the large central vacuole in plant cell mainly helps in, तो वैक्यूल्स प्लांट सेल में होते हैं, उनका मेन काम क्या होता है, एटीपी सिंथेसिस नहीं, मेंटेनिंग टर्जर प्रेशर, यस, जो टर्जर प्रेशर होता है वो कौन मेंटेन करता है, हमारे वैक्यूल्स करते हैं। विच प्लास्टिड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस, सो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ प्लास्टिड प्रेजेंट होते हैं हमारे सेल के अंदर। सो उनमें से कौन सा है जो फोटोसिंथेसिस करवाता है, फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। सो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर सी। विच प्लास्टिड स्टोर स्टार्च, अब स्टार्च कौन स्टोर करता है, क्लोरोप्लास्ट नहीं, क्रोमोप्लास्ट नहीं, अमाइलोप्लास्ट, यस, तो इसका करेक्ट आंसर है अमाइलोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर सी। द लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑकर इन स्ट्रोमा, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म या फिर मैट्रिक्स। सो जो लाइट डिपेंडेंट हमारे रिएक्शन होते हैं फोटोसिंथेसिस के, वो हमारे थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं, जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रोमा। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, लाइसोसोम कंटेन क्लोरोफिल, नहीं, नो। स्मूथ ईयर इज रिच इन राइबोसोम, नो। क्लोरोप्लास्ट पोजेसेस देयर ओन डीएनए साइमल्टेनियस राइबोसोम, यस। पेरोक्सिसोम प्रोड्यूस एटीपी, नो। सो इसका भी आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। सो ऐसे ही हमने ये 50 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। आई थिंक आपको मेरी सीरीज़ पसंद आ रही हो, और अब तो शायद एग्ज़ाम की डेट भी आ चुकी है, इट्स ऑन लाइक 14 जुलाई फॉर द MDA एंट्रेंस एग्ज़ाम। उससे पहले मैं कोशिश करूँगी काफ़ी सारी MCQ वीडियोस डालूँ अपने चैनल पे, ताकि आप और भी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर पाए इस एग्ज़ाम के लिए। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, जहाँ हम आगे क्वेश्चंस कवर करेंगे इसी यूनिट से रिलेटेड। अभी काफ़ी सारे क्वेश्चंस रहते हैं, एंड आफ्टर दैट आई विल पिकअप अनदर इम्पॉर्टेंट यूनिट जिसकी काफ़ी अच्छी वेटेज होगी एग्ज़ाम में। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड शो योर सपोर्ट